नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उनके स्मारक स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के मार्गदर्शन का स्मरण किया है और उनके आदर्शों का अनुसरण करने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनका व्यक्तित्व हमें कर्तव्य और नैतिकता के पथ पर चलने की सीख देता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने में योगदान दें। इस मौके पर सरकारी अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। महात्मा गांधी के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। यामानाशी प्रांत के डिप्टी गवर्नर जुनिची इशिडोरा के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी लखनऊ में मशहूर शर्मा टी स्टॉल का दौरा किया। वहां चाय और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया। प्रतिनिधिमंडल ने इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, जिसमें कि दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ अपनी संस्कृति और व्यंजनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और विदेशी मेहमानों को शहर की समृद्धि और परंपरा से अवगत कराना हमेशा गर्व की बात है। जापानी प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ की पारंपरिक चाय और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी आनंद लेते हुए शहर की अतिथि संस्कृति की सराहना की है और इस कार्यक्रम से पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सांस्कृतिक व्यंजनों का आनंद लिया गया और इसके साथ ही आपको बता दें कई अतिथि इस दौरान शामिल हुए। जापानी प्रतिनिधि मंडल लखनऊ पहुंचा और जहां पर शर्मा टी स्टॉल का उन्होंने दौरा किया। चाय और व्यंजन का उन्होंने साफ तौर पर आनंद लिया और इससे पहले उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। तो शर्मा टी स्टॉल का दौरा किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ से इससे पहले मुलाकात उन्होंने की और इसके साथ ही आपको बता दें कि खाने की जो उन्होंने तारीफ करी है, भारतीय खाने की उन्होंने सराहना करी और तारीफ करी और इसके साथ ही चाय की चुस्कियां लेते हुए भी तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। थाईलैंड की रॉयल नोबल कंसोर्ट सिनीनाथ विलासा कल्याणी ने कुशीनगर के महापिरी निवान मंदिर के चेत मुकुट वंदन स्थल का दौरा किया है। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। आपको बताते चले कि रॉयल नोबल कंसोर्ट सिनीनाथ विलासा कल्याणी ने ही स्थानीय अधिकारियों और मठ के व्यवस्थापकों के साथ बातचीत भी की और कहा कि वे कुशीनगर के बौद्धिक और सांस्कृतिक महत्व को देखकर अत्यंत प्रभावित हैं। उन्होंने इस स्थल की सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन की भी सराहना की है। मंदिर परिसर में उनके स्वागत के लिए स्थानीय श्रद्धालु और इसके साथ ही अधिकारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही और इस अवसर पर समारोह में धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि सिनीनाथ विलास कल्याणी के इस दौरे का ही स्थानीय लोगों ने बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ देखा और इसे बौद्ध धर्म और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर यूपी बजट 2026 और 9 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 11 फरवरी को पेश होगा बजट। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र शुरू। तो वित्त मंत्री खन्ना करेंगे बजट पेश। 2026-27 का वार्षिक बजट तैयार। जन कल्याणकारी बजट का सरकार का दावा। तो 2026 बजट को लेकर बड़ा दावा और इसके साथ ही यूपी बजट सत्र 2026, जहां पर 9 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, यूपी बजट सत्र है 2026 से, क्या खास होने वाला है इस बार बजट में? देखिए, यूपी सरकार का ये 2026 का पहला बजट और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2027 में चुनाव होना है, तो यानी योगी सरकार का ये आखिरी
अंतिम बजट होने वाला है। कहीं ना कहीं अगर बजट की बात की जाए तो 9 फरवरी से 11 फरवरी तक ये पूरा बजट सत्र चलेगा और 9 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र की शुरुआत होगी। और इस तरीके से अगर बात की जाए 10 तारीख को जो दिवंगत विधायक है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और 11 फरवरी को यानी कि 11 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अपना बजट पेश करेगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इसकी जानकारी दी कल कैबिनेट में। और कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो बजट सत्र में कुछ खास अगर की बात की जाए कि कहीं न कहीं 2027 विधानसभा का सत्र माफ करिएगा 2027 का जो विधानसभा का काम है वो आने वाला है। और कहीं न कहीं अगर बात की जाए जो बड़ा बजट है यानी कि जो बजट है प्रदेश सरकार को अंतिम बजट पेश करेगी। उसके बाद अंतिम और शीतकालीन बजट पेश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बड़े बजट की बात की जाए एक बड़ा बजट इस बार देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं जन कल्याणकारी योजनाओं की बात की जाए कार्यों की बात की जाए तो इससे तमाम योजनाओं हैं इनको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सड़कों पर रहते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर आप की जाए जनहित की जो कई योजनाएं हैं जन कल्याण की कई योजनाएं हैं उनके लिए लगातार प्रयास करते रहे कि अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सभी जो मूलभूत है वो मिल सके। तो कहीं ना कहीं बड़ा बजट पेश होना है। और अगर बात की जाए तो लगभग 14 से जो 17 प्रस्ताव है उनकी मंजूरी इस बजट सत्र में मिल सकती है। वहीं अगर बात की जाए सरकार राज्य के विकास प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े मुद्दों पर जो बजट सत्र है उसको पेश करती है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के जन कल्याणकारी योजनाओं की अगर बात की जाए जन कल्याणकारी परियोजनाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े है वो कहीं ना कहीं मिल सकती है। बिल्कुल अमन, देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार के लिए क्या कोई नई योजनाएं भी इस बार आ सकती है बजट को लेकर? देखिए अगर राष्ट्रीय विकास की बात की जाए रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा ये स्पष्ट निर्देश रहा है कि राज्य की रोजगार और शिक्षा और महिला सुरक्षा कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर बार एक अलग से टीमों का गठन किया जाता है। कहीं ना कहीं पुलिस को भी साफ ये स्पष्ट निर्देश भी दिए जाते हैं कि महिला जुड़े कोई भी अगर समस्या होती है तो उससे कार्रवाई की जाए। और अगर जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार महिला कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य महिला आयोग की अगर बात की जाए तो वो लगातार काम कर रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोजगार की बात की जाए तो ये सब अहम मुद्दे महिलाओं से जुड़े हमेशा से सरकार के लिए तत्पर रहे। और कहीं ना कहीं जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो उनके लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी काम करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोजगार की बात है और हर एक विभाग की बात की जाए तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना ये एक अहम योगदान है प्रदेश सरकार का वो कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो तौर पर महिलाओं से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उनको प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। और जिस तरीके से बजट सत्र की बात की कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़े बजट कहीं बात हो सकती है। बिल्कुल अमन, अगर देखा जाए महंगाई का अगर मुद्दा उठता है, महंगाई की बात होती है तो महंगाई कम करने को लेकर कोई प्लान सरकार द्वारा यहाँ पर हो सकता है बन रहा हो? देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से विपक्ष तो विपक्ष कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को घेरने के लिए लगातार कई विपक्ष के पास मुद्दे हैं जिसमें अगर बात की जाए जैसे मणिकर्णिका घाट की अगर बात की जाए कफ सिरप विवाद की बात की यूजीसी का विवाद की बात की जाए ये सब अहम मुद्दे कहीं ना कहीं विपक्ष के पास है। और विपक्ष इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार को घेर सकता है। और जिस तरीके से हाल ही में जब शीतकालीन सत्र हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं कफ सिरप का मामला बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिला था विपक्ष की ओर से। तो कहीं ना कहीं सब तमाम बड़े मुद्दे हैं। और अगर सरकार की ओर से बात की जाए तो सरकार कहीं ना कहीं हर परिस्थिति से निपटने की लगातार अभी 10 दिन का वक्त है। और लगभग अगर बात की जाए तो विभागों से विभागाध्यक्षों से और मंत्रियों से तो हर तरीके से लगातार सामंजस्य बना रही है। और कहीं ना कहीं किसी भी मोर्चे से लड़ने के लिए यानी कि जब
पेश होगा और कहीं ना कहीं राज्यपाल अपने अभिभाषण में जो सरकार की योजनाओं पर बात करेंगे, कहीं ना कहीं हर तरीके से जिस प्रकार से सरकार वो हर एक पहलू पर, हर एक एजेंडे पर विपक्ष को काउंटर करने के लिए लगातार प्रयास है और विपक्ष की मदद की बिल्कुल अमन जरा हाँ अमन बिल्कुल जिस तरीके से विपक्ष भी कहता नजर आता है कि बजट जो है जनता को गुमराह करता है, ऐसे कई बार उनके बयान सामने आते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर बात की जाए तो हर बार बजट सरकार पेश करती है, कहीं ना कहीं ऐसे कई विषय भी होते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष की ओर से तमाम प्रयास किया जाता है कि जब बजट पत्र पेश हो तो उसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई त्रुटि बताई जाए, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं हर तरीके से जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं उस पूरे जो बजट पत्र है उसको काउंटर करने के लिए लगातार प्रयास करता है। तो वही बड़ी उसमें बात ये दिखाई देती है कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बजट हमेशा सरकार पेश करती है, तो कहीं ना कहीं बजट पेश करने के दौरान ही लगातार उसमें प्रयास करता है उसको काउंटर किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब बजट पेश होता है तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा में जो विधायकों की और सत्ता पक्ष के विधायकों और जो विपक्ष के विधायकों की जितनी गिनती होती उन्हीं के बाद उन्हीं के अनुपात से ही कहीं जो जितने भी सदन में जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं पेश होते थे, तो उन सभी को लेकर के लगातार सरकार की बात अगर की जाए तो सरकार हर एक मोर्चे से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं अपनी रणनीति भी उससे स्पष्ट दिखाई दी है। जी अमन, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर लखनऊ में अलग अलग कॉलेजों के छात्र छात्राएं हजरतगंज चौराहे पर इकट्ठे हुए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए यूजीसी नियमों का रोक लगाने जाने के फैसले का स्वागत करते हुए छात्रों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की है। छात्रों का कहना है कि नए नियम लागू होने से उनकी पढ़ाई और भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से ही उन्हें राहत मिली है और इस फैसले को छात्रों ने शिक्षा हित में ही बड़ा कदम बताया। हजरतगंज चौराहे पर मौजूद छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और न्यायालय के फैसले के प्रति संतोष व्यक्त किया। इस दौरान ही माहौल उत्साहपूर्ण रहा और छात्रों ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई है। एक और अपडेट दे दें आपको, जहां पर मथुरा में आज स्वर्ण महासभा और इसके साथ ही यूजीसी कानून के विरोध में ही जुटान है और इसके साथ ही राम मंदिर प्रांगण में विशाल सभा और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद ही विरोध। यूजीसी कानून वापसी की मांग तेज कर दी गई है। स्वर्ण जातीय महासभा का बड़ा आयोजन और सरकार के खिलाफ स्वर्णों का प्रदर्शन जारी। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है यूजीसी को लेकर, जहां पर प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि मथुरा में ही आज स्वर्ण महासभा का आयोजन और जहां पर यूजीसी कानून के विरोध में जुटान देखने को मिल रहा है। राम मंदिर प्रांगण में विशाल सभा का आयोजन और सुप्रीम कोर्ट स्टे के बावजूद विरोध। यूजीसी कानून वापसी की मांग तेज कर दी गई है। सर्व जातीय महासभा का बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सरकार के खिलाफ स्वर्णों का प्रदर्शन भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन रूपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि ट्रस्ट के सदस्यों ने हाल ही में राष्ट्रपति से मुलाकात की है और इस दौरान ही उन्होंने राष्ट्रपति को अयोध्या आमंत्रित किया और भगवान श्री राम के दर्शन करने का निमंत्रण दिया है। मिश्रा ने कहा कि उम्मीद है कि राष्ट्रपति अपने व्यस्त शेड्यूल में से मार्च महीने में कोई तारीख तय कर सकते हैं और हालांकि अभी तक ट्रस्ट को कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली, लेकिन अनौपचारिक तौर पर उन्हें पता चला है कि राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों का ये प्रयास धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के इस स्थल पर राष्ट्रध्वज उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति जी से ट्रस्ट के सदस्यगण मिले थे। उन्होंने अयोध्या आने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए आमंत्रण दिया है। ये आशा की जा रही है कि वो अपने कार्यक्रम में कदाचित मार्च महीने में
यहाँ की तिथि निश्चित कर सकेंगी। अभी औपचारिक सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन अनौपचारिक रूप से यह पता लग गया है कि उन्होंने सिद्धांततः अपनी सहमति दे दी है। आपने यह भी जानकारी चाही कि जो धरोहर कुछ पुस्तकें मिली हैं, तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है, उन्होंने लगभग 400 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण पर कमेंट्री है, टिप्पणी है, और लिपि जो है वो तो पुरानी संस्कृत की पद्धति से है। उसमें उस पूरी पुस्तक को उन्होंने पहले राष्ट्रपति भवन में जो म्यूजियम है वहाँ पर लोन के रूप में व्यवस्था की थी, दे दी थी। लेकिन जब उन्हें यह पता लगा कि यहाँ भगवान के मंदिर में जो सबसे दूसरे तल पर गर्भगृह है, वहाँ पर रामायण रखने की सुविधा रखी जाएगी, तो उन लोगों ने हम लोग के ट्रस्ट के आग्रह पर उसे अब पूरी तरीके से गिफ्ट के जरिए ट्रस्ट को सौंप दिया है, जो श्री चंपत राय जी दिल्ली से लेकर आए हैं। हाथरस शहर को अतिक्रमण और अवैध निर्माण से मुक्त कराने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। नगर के प्रमुख क्षेत्रों घंटाघर से लेकर नयागंज तक ही नगर पालिका की जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध अतिक्रमण हटवाए गए और इसके साथ ही एसडीएम सदर राज बहादुर सिंह ने ही खुद इस अभियान का निरीक्षण किया है और नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ अभियान में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने से न केवल शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर ही व्यवस्थितता आएगी और बल्कि आम जनता को सुगम आवागमन की सुविधा भी मिलेगी। नगर पालिका प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा न करें और शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाने में सहयोग दें। और इस अभियान के दौरान ही नगर पालिका की टीम ने कई ऐसे अवैध निर्माण हटाए जो सड़क और फुटपाथों पर अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में भी आपका नगर पालिका हाथरस के तहत खासतौर से जो अंदर का जो शहरी क्षेत्र है उसके अंतर्गत अतिक्रमण की वजह से सभी दुकानों के द्वारा इतना अतिक्रमित कर दिया गया कि आदमी का पैदल निकलना भी मुहाल हो रहा था। उसी आदेश के क्रम में आज घंटाघर से लेके आपका पत्थर बाजार और जयगंज नयागंज तक आपके क्या में यह कार्रवाई आज आरंभ के नाम की गई। साथ साथ सभी दुकानदारों को बताया गया कि आप अपने नाले के ऊपर जो आपका 1.5 फुट के पर आप क्या नाम उसमें बना सकते हैं। इस पे भी किसी प्रकार का कोई सामान या किसी प्रकार के कोई बिक्री का सामान नहीं रखा जाएगा। यदि उसके बाद भी पुनः उनको चेतावनी दी गई, उसको हटवाया गया। यदि पुनः किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो उनको भारी जुर्माने और उसका जो सामान जब्ती की कार्रवाई आरंभ की जाएगी। और ये अतिक्रमण हटाने का व्यवहार जब तक चलता रहेगा जब तक कि आपके हमारा हाथरस को किसी प्रकार से अतिक्रमण मुक्त नहीं कर लिया जाता। कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद मोरिनो नमकीन फैक्ट्री पर आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। टैक्स चोरी की आशंका के चलते आयकर विभाग की टीम ने ही एक साथ फैक्ट्री की 3 अलग अलग यूनिटों पर कार्रवाई की और इस अचानक हुई कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि आयकर विभाग की टीम लग्जरी बस और कई कारों की ही काफिले के साथ रायपुर और इसके साथ ही गजनेर रोड पर मौजूद फैक्ट्री परिसर पहुंची और टीम के साथ में भारी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल भी मौजूद था। कार्रवाई शुरू होते ही फैक्ट्री के सभी प्रवेश द्वारों को सील कर दिया गया और अंदर बाहर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। वहीं पर छापेमारी के दौरान ही आयकर अधिकारियों ने फैक्ट्री कार्यालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज और
खाते और इसके साथ ही कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव और इसके साथ ही हार्ड डिस्क जब्त किए। फैक्ट्री मालिक नितिन सोनी और दिनेश लाल की कंपनियों से ही जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। गुजरात के नवसारी में आतंकी साजिश के मामले में गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए रामपुर के युवक फैजान के परिजन गहरे सदमे में हैं। परिजनों का कहना है कि फैजान पूरी तरह से बेगुनाह है और उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। फैजान रामपुर की ही स्वार तहसील के नरपतनगर गांव का निवासी बताया जा रहा है, जहां पर पिछले कई वर्षों से गुजरात के नवसारी में ही टेलरिंग का काम चल रहा था। परिजनों के अनुसार बताया गया कि फैजान को बेहतर भविष्य की उम्मीद में ही काम के लिए गुजरात भेजा गया था, लेकिन हाल ही में गुजरात एटीएस की छापेमारी के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस का आरोप है कि फैजान जैश-ए-मोहम्मद से प्रेरित होकर आतंकी साजिश रच रहा था और इस पूरे मामले पर रामपुर के ही अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्थानीय पुलिस गुजरात एटीएस और अन्य सहयोगी एजेंसियों को पूरा सहयोग करेगी। फिलहाल फैजान की गिरफ्तारी के बाद गांव में शोक और चिंता का माहौल है और परिजन सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मेरा बच्चा नुसारी काम करने गया गुजरात में। गुजरात। यार गुजरात नुसारी एक ही बात है, हाँ। बराबर लगता है, दोनों सेवा एक ही है। मैं साहब भेज दिया बच्चे को काम करने, मेरा पड़ोसी है, क्या काम करने भेजा था? कोर्ट का काम करने। वहीं सीखा है और वहीं काम कर दिया, सीख भी रहा है, अपना काम भी कर दिया वहाँ भी। तो मुझे कुछ सहारा मिला, मैं मजदूरी आदमी हूँ, जल्दी भेज दो काम करने। मुझसे पढ़ा लिखा लाख मेरी अहमियत नहीं है इतनी। मैंने जो लालच में बच्चे को पढ़ाया नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा सीख जा, मेरा हाथ बढ़ा लगा, गरीबी आदमी हूँ। बस साहब वहीं कारखाने में काम सीखा और वहां से मार दिया। कारखाने पे छापा आया था हमारा साहब, पूरा कारखाना सीज कर दिया। करने के बाद सबने, पुलिस ने कब्जा कर लिया कारखाने पर आकर। जो लोग, कुछ लोग कारखाने में तो सबको बंद कर लिया, सबके पहले मोबाइल छीन लिए, तो उसके बाद कारखाना सीज कर दिया, सबको पुलिस पकड़ के ले गई निसारी के थाने में। मैंने साहब बहुत सुबह से फोन कर दिया था, किसी का फोन नहीं लग रहा था कि मुझे जो है इस बात की, जो मेरे शाम को मुझे पता चला इस बात का, कुछ कारखाने में हो गया। तो साहब मैंने फोन करा ठेकेदार की अम्मी से फोन नंबर लेकर। तो जब बात हुई कि साहब ये कारखाना सीज कर रहा, कोई भी आदमी फोन मत करना हमारे उस पर, फोन करोगे तो हमारे फोन जो है हैंग है पुलिस के, तो उससे तो हमने साहब फिर बात भी नहीं करी, डर के मारे। सबको साहब, सब लोग जो है छुट के आ गए। एक साहब मेरा बेटा जो है फैजान। ऐसी ऐसी बात सामने आ रही है कि उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि आतंकी संगठन से जुड़ने ये साहब सब गलत है। ऐसा कुछ होता तो मैं अपने बच्चे को छोड़ता ही नहीं वहाँ। मैं अपने बच्चों को अपने घर जो काम मैं कर, मैं वही काम करता, मेहनत मजदूरी का उससे भी कराता मैं यही काम। मगर मेरा पड़ोसी है, उनने कोई ये ऐसी जो बात नहीं एटीएस बताई। गुजरात की खबर आ रही है, तो ये आया है कि जैश ए मोहम्मद, क्या है ये? ये साहब कोई आईडी कोई दूसरा आदमी जो चला रहा है उसकी, मेरे बेटे में नहीं है, कहाँ से चलागा वो इतनी, उसमें तो बहुत बातें लिखी हुई हैं, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, जो काय में लिखा, मैं जानता भी नहीं इतनी बात है कि किसी ने मुझे फायदा उठाया उसकी आईडी से। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ बस मेरा बेटा नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए फैसला ईमानदारी। काम करता हूँ, उसे पकड़ लिया, पता ना गलत गलत क्या इल्जाम लग रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा। बताया जा रहा है आतंकियों से जुड़ा हुआ था। नहीं, आतंकी में कुछ नहीं है, ये सब झूठ इल्जाम लग रहे हैं। क्या अपील करना चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम था बेटे का? फैजान। कब से था बाहर? फैजान 8 महीने से गया हुआ है। आखिरी बार कब बात हुई थी? जुम्मे के रोज। वो ऐसा कुछ नहीं है? ना, ऐसा कुछ नहीं। लोना मेरा बहुत अच्छा। क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए और हमें तो जो बात भी हो सब इंसाफ हो। जैसा सुनने में आ रहा है, इनका जो लड़का था वो नौसारी गुजरात में गया था काम करने के लिए। ये जो इनके वालिद साहब हैं बहुत ही गरीब इंसान है और इनका खानदानी काम यही है, शादियों में खाना बनाना। जैसा हमने न्यूज़ पे देखा है, क्या उसे जो है आतंकी संगठनों से जोड़ा जा रहा है, ये सब बिल्कुल ही सरासर गलत है। वो इन मामलों में था ही नहीं और हमारे नगर में ये पहला मामला है। हम तो सुन के बहुत अफसोस हुआ। और वो तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानता था, पढ़ना लिखना नहीं आता था उसे। और उसकी जो आईडी पे जो पोस्टें हैं, जैसा जो है मीडिया के माध्यम से पता चला है
या जापानी भाषा, अरबी भाषा और बहुत एक अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है, तो वो कैसे लिख सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जांच एजेंसियां हैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्या इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हो सकता है उसकी आईडी हैक हो गई हो या कोई दूसरा आईडी पासवर्ड लेके मिसयूज कर दिया हो किसी ने। और हमारे नगर में तो जब से हमने ये सुना है बहुत ही एक शोक की लहर है, क्योंकि एक मासूम बच्चा जिसे नाजायज फंसाया जा रहा है, इनके घर वालों का, इनकी वालदा का बहुत रोते रोते बुरा हाल है। और हमें भी सब नगर वासियों को बहुत इसका अफसोस है, क्योंकि हमारे नगर की भी एक छवि कहीं ना कहीं बदनाम हो। और हमारे तो नगर के सैकड़ों लोग बाहर काम कर रहे हैं। आज अगर किसी के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर उसके साथ हुआ है तो किसी की भी आईडी हैक होने की संभावना है। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से जांच एजेंसियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके परिवार वालों तक जांच हो और वो दोष मुक्त है। एक फैजान शेख है जो नरपत नगर क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और उसमें यहाँ पे हम लोगों ने भी स्थानीय स्तर पे उसके बारे में जानकारी लगाई, तो वो कई सालों से गुजरात में नवसारी में रह करके अपना मजदूरी करता था। वहाँ पे अब अन्य एजेंसियां जो भी पूछताछ करेंगी, हम लोग उनको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।